नेहा पार्थ को कैंटीन भागते हुए देखती है तो उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। पर पार्थ बिना रुके वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। पार्थ किसी भी हाल में अब बलि का बकरी नहीं बनना चाहता था। नेहा बस अफसोस करती ही रह जाती है और मन मारकर ध्रुव के गेस्ट हाउस की तरफ चली जाती है। नेहा जैसे ही जिस रूम में ध्रुव बुला रहा था वहां पहुंचती है तो उसे ध्रुव कमरे में कहीं भी नहीं दिखता। नेहा सोचती है कि ध्रुव सर को फ़ोन करे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, इतनी जल्दी कहाँ पर जा सकते हैं कि तभी नेहा के फ़ोन पर फिर से ध्रुव की कॉल आती है। ध्रुव को भी अपने वॉशरूम के बाहर से रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दे जाती है। ध्रुव फ़ोन काटकर नेहा को गुस्से से कहता है, ओपन दिस डैम डोर। नेहा को तब समझ आता है कि बेचारा ध्रुव तो अभी भी वॉशरूम में बंद है। नेहा अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे वॉशरूम के दरवाजे की तरफ चली जाती है। ध्रुव के तेज कानों में वॉशरूम का दरवाज़ा अनलॉक होने की जैसे कि आवाज़ आती है। ध्रुव झट से दरवाज़ा जोर से खोल देता है। नेहा जो दरवाजे के एकदम सटीक खड़ी थी, खुद को संभाल नहीं पाती और पीछे जैसे ही गिरने को होती है कि ध्रुव झट से नेहा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। जल्दबाजी से खींचने पर नेहा का सिर ध्रुव के मस्कुलर एंड टोन्ड से जाकर टकरा जाता है। ध्रुव ने बस एक बाथरोब को ढीले से बांधा हुआ था, इसके कारण उसका चेस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव के सारे कपड़े हमेशा चेंजिंग रूम में ही होते थे, इसलिए वो हमेशा अपना बाथरोब को पहनकर चेंजिंग रूम की तरफ चले जाया करता था। नेहा को गिरने से संभालने के चक्कर में ढीला बांधा बाथरोब खुल जाता है। नेहा अपनी नाक सहलाते हुए सामने का नज़ारा देखती है तो एक चीख के साथ झट से अपने पीछे पलट जाती है। नेहा अपने आंखों पर हाथ रखकर ध्रुव से कहती है, आपने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? मेरे सामने ऐसे बस एक खुले बाथरूम में खड़े हैं। क्या होता अगर मैं आपको ऐसे देख लेती तो? ध्रुव को ये थोड़ा सा फनी सा लग रहा था, क्योंकि आमतौर पर ये डायलॉग लड़कियां यूज करती हैं और ध्रुव ने बाथरोब ऑलरेडी लपेटा हुआ था। साथ ही उसने अपना अंडरवियर भी पहना हुआ था। जो चीज़ ढकने की थी वो ऑलरेडी कवर करे हुए था। क्या नेहा ने कभी भी किसी आदमी की बॉडी नहीं देखी? इतना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एप्स की फिक्स सोशल मीडिया में वैसे ही बहुत ट्रेंडिंग होती थी। आमतौर पर हर कॉलेज की लड़की ने देखी होंगी। ध्रुव को नेहा की बातें बेहद ही क्यूट लग रही थीं, क्योंकि नेहा ऐसे शर्मा कर पड़ती थी जैसे उसने ध्रुव को न्यूड ही देख लिया हो। ध्रुव थोड़ा सा खांसने की एक्टिंग करता है और एक तंज के साथ कहता है, अब ये मत कहना कि तुमने मेरे ऐप्स, मेरी बॉडी, मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर नहीं देखे होंगे, या तुम ये जानबूझकर मेरा टेंशन पाना चाहती हो। नेहा अपनी आंखों पर हाथ रखे ही ध्रुव की तरफ पलटती है और ध्रुव को गुस्से से कहती है, मुझे आपके ऐप्स देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी देखने का तो बिल्कुल भी शौक नहीं है जिससे मेरी नाक ही टूट जाए। नेहा अपनी आंखें बंद करे ध्रुव को अपनी सफाई देने में लगी हुई थी, पर इस बात से बेखबर कि ध्रुव ऑलरेडी चेंजिंग रूम में अपना ड्रेस पहनने चला गया था। नेहा अभी भी अपने बड़बड़ाने में लगी हुई थी कि तब तक ध्रुव सैड पैंट पहनकर भी आ गया था और साथ ही अपने एक हाथ में कोट भी पकड़े हुए था। ध्रुव अपना कोट अपने बेड पर रखता है और जहाँ पर नेहा तब से बड़बड़ा रही थी उसके पास जाकर नेहा की हथेली उसकी आंखों से हटाने लगता है। नेहा एकदम डर के मारे
जल्दी जल्दी से जितनी उसे गालियाँ याद थीं वह ध्रुव को सुनाने लगती है। बदतमीज, बेवकूफ़, घटिया इंसान। ध्रुव जल्दी से नेहा के बोलते होठों को अपने हाथ से बंद कर देता है। ऐसा करने से नेहा की आंखें अचानक से खुल जाती हैं, पर सामने ध्रुव को ऑलरेडी सैड पैंट में देखकर नेहा की आंखें इधर उधर मटकने लगती हैं। ये सब क्या मुझे कहने की कोशिश कर रही हो तुम? ध्रुव नेहा के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर पूछता है। तुमने ही मेरे वॉशरूम का डोर नॉक किया था ना? ध्रुव पूछते हुए अपना सिर हाँ में भी हिला रहा था, जिसे देखकर नेहा भी बेवकूफ़ों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाने लगती है। पर तभी उसे याद आ रहा था कि वो खुद अपनी शैतानी ध्रुव को बता रही थी, तो वो झट से अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी से ना में हिलाने लगती है। ध्रुव अपने मन में कहता है, तुम शैतान चूहिया, अब तुम देखना मैं तुम्हारी आज सारी की सारी शैतानी कैसे उतारता हूँ। ध्रुव नेहा से फिर से पूछता है, तुमने अकेले मेरा रूम क्लीन नहीं किया? इस बार नेहा ध्रुव का हाथ छुड़ा कर कहती है, आपने तो बस पनिशमेंट दी थी, ये थोड़ा ना कहा था कि मैं किसी की मदद नहीं ले सकती। नेहा अपने मन में सोचती है, वैसे भी पात को मेरी मदद करना उसकी मजबूरी है। ध्रुव आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास हर सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर नेहा से कहता है, ठीक है, पात तुम्हारी मदद कर सकता है। दोनों के दोनों इसी वक्त मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे? नेहा बड़ी ही मासूमियत से कहती है, पर मेरा ब्रेकफास्ट? जिस पर ध्रुव अपनी एक उंगली दिखाकर नेहा से कहता है, अब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर तब मिलेगा जब मेरे सारे ऑर्डर्स बिना किसी शैतानी के माने जाएंगे। नेहा अपने होंठ पाउच बनाकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ध्रुव का तो मन किया कि अभी नेहा के क्यूट से पाउच पे एक किस कर दे, पर अपनी भावनाओं को संभालते हुए ध्रुव अपना कोट उठाकर नेहा को अपने साथ आने का इशारा कर देता है। वैसे तो ध्रुव के गेस्ट हाउस में कुछ सर्वेंट ऑलरेडी थे, पर ध्रुव ने फ़ोन पर नेहा के कैंटीन जाने के बारे में सुन लिया था और अपने भाई के रूम में ना होने पर भी समझ गया था कि शायद पात कैंटीन में होगा, इसलिए ध्रुव नेहा को कैंटीन ही ले जा रहा था। कैंटीन पहुंचने पर ध्रुव देखता है कि पात बड़े ही आराम से अपने सैंडविच की लास्ट बाइट एंजॉय कर रहा था। पात की टेबल पर काफ़ी कुछ ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। नेहा पात के पास खाने के लिए जाने को होती है कि ध्रुव से एक बच्चे की तरह हाथ पकड़कर पात की टेबल के पास ले जाता है। नेहा को ध्रुव के साथ अपने सामने आता देख पात अपनी सीट से तुरंत खड़े होकर भागने को होता है कि ध्रुव अपनी घूरती हुई आंखों के इशारे से उसे बैठने पर मजबूर कर देता है। ध्रुव पात को ताना मारते हुए कहता है, अपनी दोस्त की मदद काफ़ी अच्छे से करते हो, चलो आज अपने भाई की मदद भी करनी है। ध्रुव पात से अपने और नेहा के साथ ऑफिस चलने के लिए कह देता है, जिस पर पात अपनी खा जाने वाली नज़रों से नेहा को बस घूर रहा था। नेहा की मदद के चक्कर में पात को बेफालतू में ही पनिशमेंट करनी पड़ रही थी। अपना अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद दोनों ही ध्रुव के साथ उसके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ध्रुव को आज कुछ क्लाइंट्स को भी हैंडल करना था, जो कि ऑलरेडी ऑफिस में पहुंच चुके थे। नेहा की नज़र अपनी कार के आगे और पीछे चलती ब्लैक कार्स पर जाती है, जिसके मॉडल सेम थे और सभी एक लाइन में, दो आगे और दो पीछे चल रही थी। आमतौर पर संडे को ज़्यादातर ऑफिस में आधा स्टाफ ही होता था, पर कल इम्पोर्टेंट मीटिंग होने की वजह से सिंघानिया इंडस्ट्रीज में सभी एम्प्लॉयज़
अपने अपने काम करने में बिजी थे। साथ ही कल आने वाले कई क्लाइंट ध्रुव से पहले ही मीटिंग करने को रिक्वेस्ट कर चुके थे। ध्रुव नेहा और पार्थ को रिसेप्शन एरिया में आने को कह देता है और खुद कंपनी में टॉप फ्लोर की तरफ जल्दी से चला जाता है। ध्रुव ऑफिस में कदम रखते हुए एक अलग इंसान ही बन जाता है, द फाइनेंस गुड बट ए हार्टलेस वन, जिसे देखकर उसके सभी एम्प्लॉय बिना देरी करे जल्दी से अपना काम निपटाने में लगते हैं। ध्रुव को हमेशा से अपना सारा काम टाइम पर होना पसंद था। एक गलती होने पर तुरंत लोगों को फायर करने में देर भी नहीं करता था। अब तक नेहा और पार्थ भी कंपनी के अंदर आने लगते हैं। नेहा तो अपनी आंखें फाड़े देश की सबसे बड़ी कंपनी को बस निहारने पर लगी हुई थी। इस कंपनी में आना भी कोई आसान काम थोड़ी ही ना था कि तभी दोनों के पास ध्रुव का सेक्रेटरी कम बॉडीगार्ड अर्पित जौहरी आ जाता है। अर्पित ध्रुव का सबसे खास वफादार अपना बॉडीगार्ड था। ध्रुव और पार्थ को कॉलेज के बाहर आने पर कई बॉडीगार्ड्स जो उनके दादाजी ने रखे थे सेक्रेटरी प्रोटेक्ट भी करते थे। सिंघानिया के वारिस होने की वजह से दोनों पर हर पर खतरा भी मंडराता रहता था। आमतौर पर सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा बेटा ध्रुव, जिसे ऑलरेडी फैमिली की कई प्रॉपर्टीज और पावर्स मिल चुके थे जब से उनका जन्म हुआ था। कॉलेज में भी सेक्रेटरी कई गार्ड से ध्यान रखते थे कि कोई अनजान इंसान ध्रुव के आसपास नहीं जा सके। ध्रुव के कहने पर ही वो गार्ड बस कॉलेज के बाहर सेक्रेटरी नज़र रखते थे। अपना बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर अब तक अर्पित हर पल ध्रुव के ही साथ था। कई बार ध्रुव के बिना कई बातें भी अर्पित समझ जाया करता था। ध्रुव के कॉलेज में जाने के कारण अर्पित ने ध्रुव का काफ़ी लोड कम कर रखा था। अर्पित दोनों की तरफ पहुंच जाता है। वो पार्थ को तो जानता था, पर पार्थ के साथ आई क्यूट सी लड़की को नहीं, जो अपनी टिमटिमाई आंखों से पूरा ऑफिस देखने में व्यस्त थी। ध्रुव ने अर्पित को ऑलरेडी नेहा और पार्थ को दिया जाने वाला काम बता दिया था, इसलिए अर्पित दोनों को अपने साथ चलने का इशारा कर देता है। अर्पित दोनों को स्टोर रूम, जहां पर सभी पुरानी फाइल्स बेकदरी से पड़ी हुई थी, उसको सीरियल अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का काम बता देता है। ध्रुव जानता था कि स्टोर रूम में पड़ी पुरानी फाइल को एडजस्ट करने में ही आधा टाइम निकल जाएगा। तब तक तो वो अपनी मीटिंग से रिलेटेड काम भी निपटा देगा। पर जहाँ नेहा हो वहाँ आसानी से काम कैसे हो सकता था। अर्पित दोनों को काम समझाकर अपने काम में बिजी हो जाता है। वहीं पार्थ इतना सारा काम देख स्टोर रूम में पड़ी एक चेयर पर अपनी दोनों टांगें फैलाकर अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है। पार्थ चेयर पर बैठे बैठे उस दिन की शर्त को कोस रहा था। वहीं नेहा स्टोर रूम में पड़ी फाइल्स को देखती है, जिन पर सीरियल नंबर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे कि तभी उसके दिमाग में आइडिया आने शुरू हो जाते हैं। नेहा पार्थ को देखती है, जो उसी चेयर पर बैठे कुछ सोच रहा था। नेहा पार्थ के कानों में कुछ कहती है, जिससे पार्थ की स्माइल 2 गुना बढ़ जाती है और झट से नेहा को एक साइड हक कर लेता है। पार्थ को अपनी इस दोस्त पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। नेहा की बातों पर वो इस बार अपनी गर्दन एक पुतले की तरह हाँ में हाँ हिला रहा था। काम से बचने के लिए वो नेहा की हर बात मानने के लिए भी तैयार था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने केबिन की तरफ जा रहा था, लेकिन सभी एम्प्लॉय को अपना सिर नीचे करे खुसुर फुसुर करते देखता है। ध्रुव इग्नोर करके अपने केबिन में चला जाता है, जहां पर ऑलरेडी क्लाइंट्स ध्रुव का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन सभी की नज़र जब ध्रुव के पैरों की तरफ जाती है तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वैसे भी ध्रुव के कुछ कहने की तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी। ध्रुव जब सबकी नज़रों का पीछा करते हुए अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि पहली बार नेहा की वजह से उसने सेम कलर के अलग अलग जूते पहन रखे थे। दरअसल ध्रुव के पास सेम कलर के कई फुटवियर थे जो उसके सर्वेंट उनके शूज रैक वाले कपबोर्ड में अच्छे से लगा कर रखते थे। पर नेहा को जो समझ में आया होगा उसने वैसे ही रख दिए और ध्रुव भी जल्दी जल्दी रेडी होने के चक्कर में ये ध्यान नहीं दे पाया कि दोनों पैरों में सेम कलर पर अलग अलग फुटवियर हो चुके हैं। ध्रुव अपने मन में नेहा की हरकतों के लिए खुद को ही थोड़ा डांट लगाता है कि आखिर उसने ऐसी पनिशमेंट ही क्यों दी जिसमें ध्रुव को ही उल्टा नुकसान हो रहा हो। ये लड़की ध्रुव को किसी न किसी बात पर हमेशा तंग ही कर देती थी। ध्रुव सोचता है कि नेहा को बाद में डांट लगाएगा, पर अभी आज का काम निपटा ले। एक गहरी सांस लेकर वो अभी उन क्लाइंट से आगे का डिस्कशन करने के लिए कह देता है। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि उसके केबिन का कोई डोर खटखटाता है। ध्रुव जैसे ही कम इन कहता है वैसे ही पार्थ और नेहा अपने अपने हाथों में कई फाइल्स लाकर उसके टेबल पर रख देते हैं। इससे पहले ध्रुव नेहा को कुछ कहता, नेहा तपाक से बोल पड़ती है, सर मैंने इन फाइलों को अच्छे से देखा पर इनमें कोई भी सीरियल नंबर है ही नहीं है। अगर मुझसे इस बार गलती हो गई तो आप फिर से कहेंगे कि मैंने कोई शैतानी करी होगी। नेहा ये बात कहकर बड़ी प्यारी शक्ल बनाकर ध्रुव को ऐसे देख रही थी जैसे उसे इस काम के गलत ना होने की कितनी ज़्यादा चिंता होगी। वहीं ध्रुव जो अभी क्लाइंट से डिस्कशन कर रहा था वो ये इम्प्रेशन नहीं होने देना चाह रहा था कि उसके कंपनी के बॉस एम्प्लॉय की बातों को इग्नोर कर देते हैं। ध्रुव जिसे आमतौर पर प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहा जाता था, उसे ना चाहकर भी नेहा की फाइलों में खुद ही नंबरिंग करनी पड़ी। इसके बाद वो नेहा को पार्थ को जाने का इशारा कर देता है। ये दो कार्टून बसों से हर बार किसी न किसी बहाने से तंग किए ही जा रहे थे। ध्रुव ने सोचा था स्टोर रूम में काम करके शायद नेहा दोबारा गलतियां नहीं करेगी, पर ये काम देना उसी पर भारी पड़ा। ध्रुव को लगता था कि शायद अब नेहा उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, पर यह उसकी भूल थी क्योंकि हर 15 मिनट में फिर से उसके केबिन में नेहा और पार्थ आने लगे और अपने हाथों में फाइल लिए। हर बार फाइलों में कोई ना कोई कमी बताकर ध्रुव अपने दांत पीसते हुए उन्हें दोबारा उसे नहीं डिस्टर्ब करने का कह देता है। ध्रुव अपने मन में कहता है, किन बेवकूफ़ों को वो पनिशमेंट देने चला था, ये तो उसी को परेशान करने में लगे हुए थे। ध्रुव का काम डिले पर डिले बस होता हुआ जा रहा था और साथ ही उसे उन दोनों पर अब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। एट लास्ट ध्रुव को उन्हें पनिशमेंट से रिहा करना ही पड़ता है क्योंकि पनिशमेंट तो उसी पे ही भारी पड़ रही थी। ध्रुव खड़े होकर अपने केबिन से बाहर जाकर उनसे कहता है, तुम दोनों अब दोबारा मेरे सामने नज़र नहीं आने चाहिए। नेहा एक मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, पर सर आपका काम में मदद भी तो करनी है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपका कोई भी नुकसान हो। ध्रुव एक नज़र उस मासूम सी दिखने वाली लड़की की नौटंकी देखता है और अपने मन में सोचता है, अगर अब मैंने इन्हें अपने ऑफिस में कोई काम दिया तो पता नहीं सुबह मेरे फुटवियर्स में अदला बदली की तरह कुछ और गड़बड़ ना कर दे। ध्रुव आखिर में कह ही देता है,
तुम्हारी पनिशमेंट अब ख़त्म हो गई है। ये काम तुम्हारे सिर के ऊपर का है। अब बिना मुझे डिस्टर्ब करे दोनों अपने हॉस्टल चले जाओ। नेहा और पार्थ को जो ध्रुव से सुनना था वो आखिरकार में उसने सुन ही लिया था। दोनों जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर ध्रुव की बात झट से मान लेते हैं। नेहा का प्लान आखिर काम आ ही गया था। ध्रुव उससे खुद तंग आकर उन्हें आगे कोई काम नहीं देगा। ध्रुव की बात सुननी ही थी कि दोनों जल्दी से ध्रुव की नज़रों के सामने से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। ध्रुव बस अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को जैसे तैसे करके शांत करता है और वापस अपने काम, जो नेहा और पार्थ की वजह से काफ़ी डिले हो चुका था, वो करने लगा था। नेहा और पार्थ ने पूरा दिन बस ध्रुव को तंग करने में बिता दिया था। इतनी शैतानी करने के बाद दोनों को ही भूख लग जाती है। पार्थ नेहा की इतने दिनों बाद दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। ऑफिस के बाहर आकर नेहा और पार्थ जोर से हंसने लगते हैं और अपने प्लान पर खुश होकर दोनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। नेहा को तभी कुछ याद आता है और झट से अपनी हाथों की बची हुई उंगलियों में से एक पार्थ के सामने कर देती है। पार्थ भी जल्दी से उसी उंगली से अपनी उंगली मिला लेता है। अब बस 2 ही बार उनको इसे हैंडशेक करने बचे थे। पार्थ को भी नेहा के इस लॉजिक से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे बहुत क्लोज फ्रेंडशिप में बदल रही थी। एक ट्रस्ट आते आते दोनों भी नेहा और पीहू की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। पार्थ अपने इस हैंडशेक से बहुत खुश था और इसी के साथ वो नेहा से दिल्ली के कुछ स्पेशल खाने को खाने के लिए कहता है। नेहा जी से स्पेशल खाना सुन पेट में चूहों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं और वो जल्दी से पार्थ के सामने अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। पार्थ को कुछ याद आता है तो नेहा को फिर से ऑफिस के अंदर ले जाता है। नेहा पूछती है, हम बाहर यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं? पार्थ अपने नज़रों से यहाँ वहाँ देखता है तो उसे ऑफिस के बाहर कुछ बॉडीगार्ड दिख जाते हैं। पार्थ नेहा को ऑफिस के बैकयार्ड से चलने को कहता है। नेहा कंफ्यूज सी पार्थ की बात मानकर वो पार्थ के साथ ऑफिस के बैकयार्ड से बाहर की ओर निकल जाते हैं। पार्थ अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे चक्कर में ना अपना फ़ोन ला पाया और ना ही अपना वॉलेट। अब हम खाना कैसे खाएंगे? और तो और हम अब ध्रुव भाई के पास भी नहीं जा सकते, वरना वो कोई ना कोई पनिशमेंट दे देंगे। पार्थ अपने मन में सोचता है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने उन बॉडीगार्ड से बचकर आया हूँ, उनके पास भी नहीं जा सकता, वरना वो मुझे अकेले कभी घूमने भी नहीं जाने देंगे। नेहा तभी अपना फ़ोन पार्थ के चेहरे के आगे हिलाने लगती है और कहती है, मेरे पास मेरा मोबाइल है और इसमें मनी वॉलेट भी है। चलो बस, मुझे दिल्ली में खाने की लोकेशन नहीं पता। तभी पार्थ बोल पड़ता है, मुझे काफ़ी लोकेशन पता है जहाँ पर दिल्ली के बेस्ट फूड मिलते हैं। दोनों एक टैक्सी करते हैं और साथ साथ खूब सारा फेमस फास्ट फूड मज़े से एंजॉय करके खाते हैं। नेहा नहीं जानती थी कि पार्थ भी बहुत ही कम इन जगह पर खाना खाने आ पाया करता था। एक रिच फैमिली का वारिस होने के नाते उसने कई चीज़ खाई थी, पर छोटे छोटे स्टॉल जाकर खाना वो बहुत कम खाया करता था। हर बार कई बॉडीगार्ड जो उसके खाने से पहले स्टॉल से सभी भीड़ कम कर देते थे। अकेला पार्थ मन मार कर ही खाता था या अपने दोस्त सानी बनी से फास्ट फूड कॉलेज में ही मंगवा लिया करता था। नेहा को गोलगप्पे का एक ठेला दिखता है तो पार्थ को खींचकर उस तरफ ले जाती है। नेहा कम स्पाइसी कहकर बड़े मज़े से गोलगप्पे के चटकारे ले रही थी,
तो वहीं पार्थ भी नेहा का खाने में साथ दे रहा था। दोनों बातें करते करते सारा खाना खा चुके थे। पार्थ को कुछ याद आता है तो वह नेहा से पूछता है, क्या तुम्हारी रूममेट हैरी पॉटर वाली लड़की अपने घर चली गई? जिस पर नेहा, जो अब तक खुश लग रही थी, अचानक से उसका चेहरा लटक जाता है। नेहा एक उदासी भरी आवाज़ में कहती है, हाँ वो आज ही अपने घर चली गई। पार्थ नेहा का लटका चेहरा देखकर पूछता है, तुम इतना क्यों उदास हो रही हो? कुछ दिन बाद तो वो आ ही जाएगी। नेहा पार्थ से काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी, इसलिए वह कह देती है कि उसे अकेले रूम में अच्छा नहीं लगता। अभी तक हॉस्टल में उसकी और कोई दोस्त नहीं बनी है, वो बस पीहू से ही बातें किया करती थी। अब जब पीहू नहीं होगी तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी और हॉस्टल में उसका रूम भी उसको खाने के लिए दौड़ेगा। पार्थ थोड़ा सा सोच कर कहता है, आज ध्रुव भाई जल्दी रूम पर नहीं आएंगे तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, अभी तो बहुत टाइम है, हम तब तक गेम्स खेल लेते हैं। भाई के आने से पहले तुम अपने हॉस्टल चले जाना, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और वैसे भी हम तो दोस्त हैं ना। नेहा को पता नहीं क्यों पास से एक भाई वाली वाइब्स आ जाती हैं, इसलिए वो जल्दी से कांटेक्ट भी हो गई थी। सेम वाइब्स उसे रमन के साथ कॉलेज के फर्स्ट डे पर आई थी और आज दोनों भाई बहन भी बन गए थे। नेहा पार्थ से पूछती है, तुम्हारे पास कौन से गेम हैं? पार्थ का ये सुनना ही था कि अपने कंप्यूटर गेम्स एंड पीएसए के सभी लेटेस्ट वर्जन गिनाने लगता है। पार्थ को तो वीडियो गेम में महारत हासिल ही थी, लेकिन नेहा इन गेम्स का नाम सुनकर अपना तो मुंह बनाने लगती है। नेहा पार्थ को रोकती है, जो अभी भी कई गेम्स के वर्जन गिनाने में तो बस लगा हुआ था। नेहा अपने चेहरे पर बच्चों वाली स्माइल के साथ पूछती है, क्या हम मेरी मर्जी का गेम खेल सकते हैं? पार्थ जिसे नेहा की इंटेलिजेंस पर अब कोई शक नहीं बचा था, तो झट से नेहा की आधी बात सुनकर ही मान जाता है। दोनों टैक्सी करके कॉलेज पहुंच जाते हैं। नेहा पार्थ से कहती है, मैं अपने हॉस्टल के रूम से पहले वो गेम्स ले आती हूँ, फिर तुम्हारे रूम में हम खेलेंगे। पार्थ अपनी हामी भर देता है और नेहा के पास कौन से गेम का कलेक्शन होगा वो सोचने लगता है। ध्रुव रात 12 बजे के आसपास अपने काम से फ्री होकर अपने गेस्ट हाउस की तरफ निकलता है। उसके दिमाग में गवर्नमेंट से मिला जाने वाला टेंडर, जो किसी भी हालत में ध्रुव अपनी कंपनी को दिलाना चाहता था, बस वही चल रहा था। देश में न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज तक जितने भी टेंडर निकले हैं, उन्हें ध्रुव की कंपनी ने ही हासिल किए थे। इस टेंडर के लिए कई कंपनियां लाइन में खड़ी थी, जिसमें रवि और आशा के डैड की कंपनी भी शामिल थी। पर ध्रुव ने अपने बिजनेस आइडियाज़ से ऑलरेडी कई क्लाइंट को अपने कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए राजी कर लिया था। ध्रुव को आज बस एक सुकून की नींद चाहिए थी, ताकि कल तक उसकी थकान कम हो जाए। ध्रुव जानता था कि उसे चाहकर भी जल्दी नींद नहीं आ जाती थी, सुकून तो चाहकर भी नहीं ला पाता था। नींद में भी उसको उसके ब्लैक ड्रीम परेशान करते रहते थे। कुछ था ऐसा ही ध्रुव के दिलो दिमाग पर गहरा घाव छोड़ गया था कि अचानक उसे नेहा का ख्याल आता है कि कैसे वो चाहकर भी नेहा की मासूमियत देखकर इस कदर खो जाता था कि नेहा की गलती पर भी उसे कोई सज़ा नहीं दे पाता था, और वो शैतान लड़की हर बार उसी को परेशान कर देती थी। ध्रुव अपने गेस्ट हाउस पहुंचता है और अपने चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करने लगता है कि तभी उस कपबोर्ड को खोल कर देखता है तो उसका अनुमान सही निकलता है। नेहा ने ध्रुव के फुटवेयर्स किसी के पैर किसी के साथ लगा कर रखे थे। ध्रुव अपने आप से कहता है,
इस शूज रैक वाले कपबोर्ड को फिर से कल किसी सर्वेंट से सही करवाना पड़ेगा। ध्रुव जैसे ही चेंज करके अपने रूम चेंजिंग रूम से अटैच अपने रूम की तरफ जाता है तो उसकी हैरानी का तो जवाब ही नहीं होता। ध्रुव अपने सामने का नज़ारा देखकर अपना सिर पीट लेना चाहता था। ध्रुव के रूम में कई चिप्स, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक के पैकेट्स और कैन्स बिखरे पड़े थे। वहीं फ्लोर पर कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी और एक बच्चों वाला बिजनेस गेम भी बिखरा पड़ा हुआ था। ध्रुव को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई जो बिजनेस फैमिली से आता है वैसे बच्चों वाले बिजनेस गेम भी खेलता होगा। लेकिन एक मिनट, ध्रुव का माथा ठनकता है। ये गेम्स कोई भी अकेले नहीं खेल सकता था, तो आखिर बात किसके साथ इस रूम में गंदगी फैला रहा होगा। ध्रुव को उसका भाई उसी के बेड पर कई नकली पैसों के बीच घोड़े बेचकर सोता हुआ मिलता है। ध्रुव गुस्से से पात को घूरता है जिसके एक हाथ में अभी भी नकली पैसे थे और एक टांग बेड के नीचे झूल रही थी। ध्रुव जानता था इस गंदगी को सही करवाने में अब काफ़ी टाइम लगेगा, पर अब उसे और नींद नहीं आएगी। अपना गुस्सा शांत करके ध्रुव अपने बेड की तरफ चले जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर तो उसकी आंखें बाहर आने को होती हैं। इस बार ध्रुव थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, नेहा तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? ध्रुव अपने दांत पीसते हुए कहता है, और क्या हालत बना रखी है मेरे बेड की। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ऐसा क्या कर रखा होगा नेहा ने ध्रुव के बेड का हाल? नेहा ध्रुव के बेड पर आखिर कर क्या रही होगी? अब बेचारा ध्रुव कहाँ पर सोएगा, यह जानने के लिए दोस्तों आगे का भाग आप लोग ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।